हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईबीपीएस बैंक पीओ, आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित फ्रेज रिप्लेसमेंट और डबल फ्लर्स के कुछ क्वेश्चंस। और ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, यदि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं आईबीपीएस बैंक पीओ एग्ज़ाम में, क्लर्क एग्ज़ाम में और आरआरबी एग्ज़ाम में, तो हमने एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम प्रोफेशनल गाइडेंस दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को, और काफ़ी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.bankerspoint.org पर इस कोर्स को अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाना है आपको, इस साइट पर आपको साइन अप करना है, लॉगिन करना है और अपना कोर्स चूज़ करना है, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, इंग्लिश का या मैथ्स का या रीजनिंग का। और उसके बाद आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू, पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, और उसके बाद वहीं पर आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे साइट पर। लेसन 1, लेसन 2 आप सारे देख सकते हैं और सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगे। सारे ग्रामर के वीडियोस मिलेंगे, सारे वोकेबलरी के वीडियोस मिलेंगे और पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, पूरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ज़रूर कॉल करें इस नंबर पर और मैं तुरंत आपकी क्वेरी का जवाब उसमें दूंगा। तो ये हैं आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन। देखिए, आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस पीओ प्री में 30 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, जिसमें से 10 नंबर का जो है वो पैसेज रहेगा, 10 नंबर का क्लोज टेस्ट रहेगा और 10 नंबर का फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये करंट ट्रेंड चल रहा है इस समय सभी बैंकिंग एग्जाम में, पर्टिकुलरली प्री में, कि 10 नंबर का क्लोज टेस्ट, 10 नंबर का आपका पैसेज और 10 नंबर का आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस। तो इसलिए ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है India is set to revamp its manufacturing framework to reboot the sector with an eye to job creation and technology upgradation। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को करने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यदि सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ पाता है तो उसके बाद फिर आपको ट्रिक्स उसमें अप्लाई करनी है और ट्रिक्स के बेस पर ही इसको आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब ये है कि इंडिया पूरी तरीके से सेट है अपने मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क को रीवैम्प करने के लिए, मतलब रिनोवेट करने के लिए और फिर से स्टार्ट करने के लिए। रीबूट का मतलब है फिर से स्टार्ट करना। रीबूट कंप्यूटर में यूज होता है, बूट और रीबूट। और उसका जो पर्पज है, विद एन आई टू का मतलब है कि इंडिया की नज़र है उस पर। तो इंडिया की जो नज़र है वो किस चीज़ पर है? वो है जॉब क्रिएशन पर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो। और अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली कम होगा जब जॉब क्रिएट होंगे, और जब जॉब क्रिएट होंगे तो डेफिनेटली जॉब क्रिएट किसकी वजह से होंगे? वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से होंगे और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से होंगे। तो यहाँ पर विद एन आई टू की जगह आप क्या लगा सकते हैं? विद एन आई टू की जगह, चूंकि यहाँ पर जॉब क्रिएशन है और जॉब क्रिएशन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं विद एन आई ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि आप उसका पूरा मीनिंग समझें और आप ट्रिक्स के बेस पर भी इसको कर सकते हैं जल्दी से। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं, कंजम्पशन इज क्लियरली रिकवर्ड एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन अक्रॉस द बैलेंस ऑफ द ईयर। मतलब कंजम्पशन की बात हो रही है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसकी इसमें बात हो रही है। थोड़ा इकोनॉमिक ये सेंटेंस है, इकोनॉमिकल ये सेंटेंस है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आपको केवल इतना करना है कि क्लियरली रिकवर्ड यहाँ पर सही है कि गलत है। मतलब क्लियरली रिकवर्ड की जगह क्या फ्रेज आप इसमें लगा सकते हैं, किस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हैं सेंटेंस को, ताकि सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए और उसका कोई मीनिंग निकले। तो अब देखिए, इसमें ट्रिक आपको क्या लगानी है। देखिए, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यहां पर यदि आप आगे देखें तो लिखा हुआ है इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, मतलब उसके कंटिन्यू होने की संभावना है। तो कंटिन्यू होने की संभावना उसी की होगी जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस होगा,
ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। तो इसलिए इसमें आपको बोलना पड़ेगा कि कंजम्पशन इज क्लियरली रिकवरिंग। ठीक है, कंजम्पशन इज क्लियरली रिकवरिंग, वो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में रिकवर कर रहा है, इसलिए उसके कंटिन्यू होने की संभावना है। यदि प्रेजेंट में ही वो कंटिन्यू नहीं है तो फ्यूचर में उसके कंटिन्यू होने की संभावना नहीं होगी। तो यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये इसमें एकदम से फिट होगा। कंजम्पशन इज क्लियरली रिकवरिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन अक्रॉस द बैलेंस ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये रियल क्वेश्चंस हैं, IBPS PO एग्जाम के हैं ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, द प्रीवेलेंट ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन इन इंडिया इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो अंडरवेट चिल्ड्रन का जो परसेंटेज है या उसका जो एक कॉमन ट्रेंड है वो इंडिया में हाईएस्ट है। अब आप कैसे कॉमन सेंस लगाएंगे? देखिए, ऑफ से पहले यहाँ पर आपको नाउन चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी आप फ्रेज लें, तो उसमें आपको ऑफ से पहले आपको नाउन की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रीवेलेंट का जो नाउन फॉर्म है वो क्या है? वो प्रीवेलेंस है। और प्रीवेलेंस का मतलब होता है कि करेंट ट्रेंड या प्रचलन में है वो चीज। ठीक है, तो प्रीवेलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन इन इंडिया इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें यहाँ पर चूंकि आपको नाउन फॉर्म चाहिए और प्रीवेलेंस इसका नाउन फॉर्म है, तो सेकंड जो ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका सही होगा। प्रीवेल इसमें नहीं होगा, प्रीवेलिंग का मतलब जो चल रहा है, प्रीवेलेंस यहाँ पर सही है। प्रीवेलेंट का मतलब है कि जो प्रचलन में है, लेकिन प्रीवेलेंट का यहाँ पर आपको नाउन फॉर्म चाहिए और वही इसमें सही आपका होगा। तो इस तरीके से आपको इसमें कॉमन सेंस अप्रोच को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बेम्बू इज ए फास्ट ग्रोइंग वर्सेटाइल वुडी ग्रास फाउंड अक्रॉस द कंट्री। देखिए, फाउंड अक्रॉस द कंट्री का मतलब है कि ये पाया जाता है, बेम्बू जो है वो पाया जाता है। और अक्रॉस द कंट्री का मतलब है कि पूरे कंट्री में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर अक्रॉस जो वर्ड है वो सही है। अक्रॉस का मतलब है कि पूरी लेंथ में और पूरी विड्थ में, मतलब सभी जगह। ठीक है, फाउंड अक्रॉस द कंट्री मतलब कंट्री के सभी भागों में ये पाया जाता है। तो अमंग इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अमंग का मतलब तो होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कोई चीज़ होती है तो उसको हम अमंग बोलते हैं। यहाँ पर अक्रॉस लगाए, लेकिन यहाँ पर फाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एज लगा हुआ है। ठीक है, बेम्बू एज, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, और पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फाउंड वर्ड यहाँ पर सही है और अक्रॉस वर्ड भी यहाँ पर सही है। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट, मतलब सेंटेंस आपका पूरे तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, टिश्यू कल्चर इज बीइंग वन ऑफ द मेन टेक्नोलॉजिकल टूल्स दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड जीन रेवोल्यूशन। तो टिश्यू कल्चर की इसमें बात हो रही है, और यहाँ पर यदि सेंटेंस के आगे आप देखें कि दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, अब कॉन्ट्रीब्यूट वही करेगा जो कुछ समय तक एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो इसलिए आप यहां पर बोलेंगे टिश्यू कल्चर हैज़ बीन वन ऑफ मेन टेक्नोलॉजिकल टूल्स, मतलब टिश्यू कल्चर एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल टूल्स रहा है, और चूंकि वो रहा है इसीलिए उसने कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि जो रहेगा नहीं वो कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? चूंकि ये पास्ट में रहा है, मतलब हैज़ बीन से आपको इसको बोलना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर सिंगुलर है, तो इसलिए आप हैव बीन नहीं लगा सकते, आप हैज़ बीन ही लगाएंगे इसमें। और हैज़ बीन से यहाँ पर पूरा सेंस निकलेगा कि टिश्यू कल्चर हैज़ बीन वन ऑफ द मेन टेक्नोलॉजिकल टूल्स, मतलब ये पास्ट में टूल्स रहा है और उसने कंट्रीब्यूट किया है ग्रीन रेवोल्यूशन को और जीन रेवोल्यूशन को। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा हैज़ बीन, इज बीन की जगह आएगा हैज़ बीन। और क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा 1। अब यहाँ पर देखिए ये फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली ये आएंगे आपके IBPS PO प्री में। 5 क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपके डबल फ्लर, और आजकल कुछ ट्रिपल फ्लर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अब इसमें भी आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले प्रपोजिशन को पकड़िए कि प्रपोजिशन के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है। यहाँ पर प्रपोजिशन है विथ, तो विथ के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है। रिजल्ट्स के बाद फ्रॉम या इन आता है, ड्राइव्स के बाद भी फ्रॉम आता है, डिसमेंटल के बाद कुछ नहीं आता,
ठीक है, इवॉल्व के साथ विद आता है, रिजॉल्व के बाद कुछ नहीं आता, तो इवॉल्व के बाद यहां पर विद आता है। और पेस ऑफ चेंज, पेस ऑफ चेंज क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए आपको ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस लगा हो। ठीक है, तो ये वाली तो एलिमिनेट हो गई, ठीक है, और आपकी ये वाली भी एलिमिनेट हो गई क्योंकि इनमें एस नहीं लगा हुआ है। तो डिफरेंस के साथ हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, डिफरेंस के साथ हम हमेशा मेक वर्ड लगाते हैं, मेड द डिफरेंस, मेक द डिफरेंस, हम इस तरह से बोलते हैं। तो चूंकि पेस ऑफ चेंज यहां पर सिंगुलर है तो इसलिए मेक्स होगा ये, और मेक्स यहां पर बिल्कुल सही है, इवॉल्व भी सही है और मेक्स सही है। तो देखिए यहां पर मैंने सारे वर्ड्स को, यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उनको मैंने क्या किया, मैंने प्रपोजिशन से जोड़ा, और प्रपोजिशन से मैं जानता हूं कि इवॉल्व के साथ विद आता है, बाकी सारे वर्ड के साथ विद नहीं आता है। और इस तरीके से आप अगर कंबाइन करके इनको सॉल्व करते हैं तो विद इन सेकेंड्स आप इनका आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से और बिल्कुल सही। तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा 4। ठीक है, इवॉल्व का मतलब क्या है, इवॉल्व का मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअली किसी चीज का डेवलप होना। जैसे इवोल्यूशन ऑफ, जो एक थ्योरी है इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी कि एनिमल्स किस तरह से डेवलप होते हैं, प्लांट्स किस तरह से डेवलप होते हैं। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का डेवलपमेंट का प्रोसेस, और धीमे धीमे कोई चीज़ कैसे डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इवॉल्व के साथ विद आएगा तो वो सही है, डिफरेंस के साथ मेक आएगा तो वो सही है, पेस ऑफ चेंज के साथ, पेस ऑफ चेंज चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए मेक में एस लगेगा, वो भी सही है। तो सभी पैरामीटर्स को देखते हुए इसमें आपका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन देयर रेशियल सुपीरियरिटी एंड दे थॉट दैट इज सोशल। अब देखिए यहां पर क्या चीज है, यहां पर सोशल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव के बगल में आपको यहां पर नाउन चाहिए, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ पेयर जो बनता है वो नाउन का बनता है। जैसे यदि आप यहां पर लिखें सोशल वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू आपका हो गया नाउन और सोशल हो गया एडजेक्टिव। या सोशल प्रेस्टेज, या कुछ भी आप लिखते हैं यहां पर, सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल गेट टुगेदर, तो कुछ भी आप लिखते हैं यहां पर, तो सोशल चूंकि एक एडजेक्टिव है, सोशल का मतलब है समाज से संबंधित। ठीक है, तो चूंकि सोशल एक एडजेक्टिव है इसलिए यहां पर आपको एक नाउन चाहिए। और यहां पर आपको क्या चीज चाहिए, अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है कि उन्होंने अथॉरिटी को, तो यहां पर देखिए नाउन जो फॉर्म है जो कि मीनिंगफुल रहेगा यहां पर वो होगा डिस्टेंस। मतलब ब्रिटिश बिलीव्ड इन देयर रेशियल सुपीरियरिटी एंड दे थॉट दैट ए सोशल डिस्टेंस वाज टू बी मेंटेन टू प्रिजर्व द अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश जो थे वो अपनी रेस को, अपनी नस्ल को ज़्यादा सुपीरियर समझते थे इंडियन लोगों से, और उनको लगता था कि उनको इंडियन लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए ताकि वो अपनी अथॉरिटी को इंडियंस के ऊपर प्रिजर्व करके रख सकें। ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पर चूंकि सोशल एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपको नाउन चाहिए। अब देखिए डिस्टेंट यहाँ पर नाउन नहीं है, ठीक है। और बाकी ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन का तो मतलब होता है कि मीटिंग्स में जाना, और सोशल जो ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल प्रोग्राम्स हैं, उनको पूरा करना, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। सोशल रूल्स का भी यहाँ कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस जो कि एक नाउन है और पूरी तरीके से उसका मीनिंग भी निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक और है कि यहाँ पर टू के साथ आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म तो खैर सभी में है, इसमें फर्स्ट फॉर्म तो सभी में है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, डिस्टेंस एंड प्रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउट इन सितंबर 1939 व्हेन नाजी जर्मनी। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये बात हो रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर डेट दी हुई है। और यहाँ पर यह भी बात हो रही है किसी एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक किया होगा, ठीक है। क्योंकि जर्मनी दिया है और पोलैंड दिया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का संबंध किससे होगा, अटैक से होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अटैक से रिलेटेड एक वर्ड आ सकता है। और यहाँ पर कौन सा वर्ड आ सकता है, यहाँ पर आपको अचानक शुरू होने से संबंधित वर्ड आ सकता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अचानक से एकदम शुरू हुआ। जो वॉर होते हैं वो अचानक से शुरू होते हैं, उनके पीछे कोई, वो रैंडमली स्टार्ट होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती नॉर्मली उनके पीछे। तो जो चीज़ अचानक से स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, और वो चीज़ आउट के साथ भी मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि आप बोलते हैं ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब है कि अचानक से किसी चीज़ का शुरू होना, आग का फैल जाना, युद्ध का शुरू हो जाना, लड़ाई का शुरू हो जाना,
उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, या पास्ट में हम बोलेंगे ब्रोक आउट। और इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, तो इन्वेड भी यहाँ पर सही है, और ब्रोक आउट भी यहाँ पर आउट के साथ जा रहा है, तो वो भी सही है यहाँ पर। तो इसलिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा 5। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है, आपको सारे ऑप्शन नहीं देखना है, आपको पूरा मीनिंग उसको नहीं समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है। आपको बेस्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है, और जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट ट्रिक्स हैं। जैसे आउट के साथ आपको कंबाइन करना है किसी वर्ड को कि कौन सा वर्ड जा सकता है। और मैंने एक कॉमन सेंस अप्लाई किया कि जर्मनी ने डेफिनेटली पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था, और वॉर में आक्रमण ही होता है, एसोसिएशन तो होती नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा वर्ड आएगा। अब जैसे रेड वर्ड दिया है, तो रेड वर्ड एक्चुअली रेड तो पुलिस करती है किसी कंपनी के ऊपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसलिए रेड वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अटैक आ सकता है इसमें, लेकिन अटैक के साथ फिर ये केम वर्ड नहीं जा रहा है यहाँ पर, क्रैश वर्ड भी नहीं आएगा। प्लंडर्ड का मतलब लूटना होता है, जो कि किंगडम के साथ जुड़ता है। प्लंडर्ड नॉर्मली हम किंगडम के सेंस में यूज करते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका फिफ्थ जो आंसर है, वो फिफ्थ जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा इसमें। 9th देखते हैं, द एरोडेड सॉइल, रिवर चैनल टू। अब देखिए टू के साथ यहां पर कौन सा वर्ड आ सकता है। टू हैव फ्लड आप नहीं बोल सकते, टू मेक फ्लड नहीं बोल सकते, टू कॉज फ्लड बोल सकते हैं, टू क्रिएट, टू के बाद एस नहीं लगेगा तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। टू स्टॉप, टू के बाद एस नहीं लगेगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब इन दोनों का आपका सेंस नहीं बन रहा, और ये दोनों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, तो इसलिए यहां पर आपका जो आंसर निकल के आएगा वो थर्ड आएगा। भले ही आपको इसका मीनिंग नहीं पता इस सेंटेंस का कि टेक्निकल इसका मीनिंग क्या है, और आपका आंसर सामने निकल के आ गया विद इन सेकेंड्स। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। ठीक है, द एरोडेड सॉइल जो है वो चोक कर देती है रिवर चैनल्स को। रिवर जो चैनल्स होते हैं जिसमें रिवर फ्लो करती है, जिस रास्ते से रिवर फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं रिवर चैनल। और जब इरोजन होता है तो वो मिट्टी नीचे की तरफ चली जाती है और पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे फ्लड्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस का मतलब है, और इसी तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है। लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो आपका सिंगुलर है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो वर्ब चाहिए वो एस वाली वर्ब चाहिए, और एस वाली जो वर्ब है वो है आपकी मैन्युफैक्चर्स, फॉर्म्स, हैव नहीं आएगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पर आपका कंप्राइजेस के बाद ऑफ आता है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं है, इसलिए इसमें सेकंड आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ अबेंडेंड वेस्ट दैट आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट में काफ़ी सारा वेस्ट तो ऐसा होता है जो प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दूसरे वेस्ट के अलावा दूसरा तो वेस्ट होता ही है, कुछ वेस्ट ऐसा भी होता है जिसमें प्रोसेसिंग का जो वेस्ट होता है वो होता है। तो इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ अबेंडेंड वेस्ट दैट आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ये यहाँ पर इस वीडियो क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं bankerspoint.org पे काफ़ी स्टूडेंट उसमें जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और काफ़ी उनको फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो रहा है। वहाँ पर मैं एक एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन, और एग्जाम से पहले मैं 40-40 क्वेश्चन एक एक वीडियोज़ में करवाऊँगा आपको। और सर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, आपके लिए, और आराम से आप 20-22 मार्क्स आप आराम से उसमें ला पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं bankerspoint.org पर। इसकी फ़ीस भी यहाँ पर मैंने इंडिकेट की है, जो कि बहुत ही कम है, ना के बराबर है। प्री, मेंस और इंटरव्यू का इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा। मेरा नंबर भी यहाँ पर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और हमारे रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि IBPS PO का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 3500 वैकेंसी हैं। नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लाखों में नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स है, तो कट ऑफ जो जाएगा वो बहुत ही ऊपर जाएगा। और इस समय आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, और हाईली एक्सपर्ट आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसको आप ज्वाइन करें, इसका फ़ायदा उठाएं, डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगा और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो के बारे में, या कोई भी क्वेश्चन के बारे में अपना डेफिनेटली फीडबैक आप दे सकते हैं। और यहाँ से आप test.englishodvantage.in से आप टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, इसको भी आप ज्वाइन करें।
और इसका आप फ़ायदा उठाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।